हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू लेक्चर। जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है एनसीईआरटी पंच। एनसीईआरटी का पंच, ठीक है। टाटा पंच नहीं, एनसीईआरटी का पंच। टाटा पंच तो नवी गाड़ी आई है, बट हम सब एनसीईआरटी का पंच इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें हमें लगता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया, हमारा सेकंड चैप्टर हो गया, है ना। हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ लिए, बट हमने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है उसको, लाइन टू लाइन हमने उस लेसन को क्लियर करा है। तो उस सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आज का ही हमारा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के सारे क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूँ एनसीईआरटी पंच में। आज मैं सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को कवर करने यहाँ पर आया हूँ, और सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनका जो स्टाइल रहेगा वही फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएंगे ट्रू एंड फॉल्स के, और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आएंगे असर्शन और रीजनिंग के, और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये तीन हमारे पास सिस्टम रहेंगे किसी भी चीज को सॉल्व करने के, ठीक है जी। तो आज हम बढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेसन का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं चैप्टर का नाम भी आपको बता ही देता हूँ, कई बच्चों को नहीं पता कि सर सेकंड चैप्टर प्लस वन में हमारी क्लास बुक में कौन सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम एनोड। देखो यहीं से गलत हो गया, कैथोड रे तो कैथोड से शुरू होगी, तो दिस इज द रॉन्ग थिंग। एनोड से नहीं शुरू होती, कैथोड से शुरू होती है। फॉर कैनल रे, यू नो कैनल रे का मतलब, कैनल रे मतलब एनोड रेज, ठीक है। कैनल रेज का मतलब क्या होता है, एनोड रेज होता है। देखिए कैथोड रेज हमने पढ़ा था, आपको लेक्चर्स में मैंने डिटेल से समझाया था। ओरली मैं आपको बता रहा हूँ एनोड रेज क्या होती हैं। फर्स्ट हम कैथोड रेज पढ़ेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए हमने क्या करा था, एक इधर मेटल लगाया था, एक इधर मेटल लगाया था, इस सारे को गैस के जार में हमने बंद किया था। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, इसको कैथोड बोलते थे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इसको एनोड बोलते थे। ऐसे ही था कुछ। तो यहाँ से कुछ रेज निकल रही थी, उन रेज को हम क्या बोल रहे थे, कैथोड रे बोल रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कैथोड रेज की, वो ये है, जो कैथोड रेज निकलती हैं, एक तो कैथोड से निकलती हैं और जाती कहाँ है, एनोड की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव की तरफ जाती हैं। और यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये पूरे गैस के चैम्बर में हमने गैस भरी होती है, हमने क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। तो ये जो कैथोड रेज आ रही हैं, अगर मैं इन गैस को चेंज कर दूं, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन भरी है, जैसे मान लो मैंने हीलियम भरी है, नाइट्रोजन भर दी, फिर तो ये गैस के चेंज करने पे कैथोड रेज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कैथोड रेज के कारण चार्ज टू मास रेशो है, क्या वो चेंज होगा अगर हम उसकी गैस चेंज कर दें। तो कैथोड रेज पे कोई चेंज नहीं होता, कैथोड रेज का नो चेंज इफ यू चेंज द गैस इनसाइड द बीकर। अगर आप ये कर दें तो कोई चेंज नहीं होगा। पर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं एनोड रेज की बात कर रहा हूँ और वहां पे गैस को चेंज कर दूं, तो गैस चेंज करने पे एनोड रेज की प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। नंबर वन पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है कि कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, बट एनोड रेज विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। जो गैस का पूरा जार है जहां से एनोड रेज को निकलना है, अगर उस गैस को आपने चेंज कर दिया था, तो एनोड रेज भी आपकी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इस चीज को हम ध्यान से नोट करके, हाँ जी, ठीक है जी। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर कैथोड रेज हमारे पास है, कैथोड रेज के अंदर जो गैस भरी पड़ी है, इसको आप चेंज कर दो ना, कैथोड रे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैथोड रे का लेना देना ही नहीं है इस चीज से। पर अगर एनोड रेज चल रही हैं और गैस आपने चेंज कर दी चैम्बर की, तो इट विल अफेक्ट इट, उनका नेचर क्या होगा, इफेक्ट करेगा। तो आपसे सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा है, आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा है फॉर कैनल रेज, कैनल रेज मतलब एनोड रेज, द चार्ज टू मास रेशो डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेटेड। यप, परफेक्ट, ट्रू, डिपेंड करता है, ठीक है जी। थॉमसन एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ऑफ कोर्स जे थॉमसन ने बोला था भाई एटम तरबूज जैसा है, जैसे तरबूज में इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे ही एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं,
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, मतलब वो न्यूट्रल होता है, बात खत्म हो गई। न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट जे थॉमसन के पास था नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, द रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग इज ग्रुप अराउंड 10 रेज टू पावर 10 हर्ट्ज। नो 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 नो, रेडियो की तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। देखिए सबसे पहले क्या होती है रेडियो, ठीक है, वेवलेंथ के मुकाबले में। उसके बाद कौन सी होती है माइक्रो, ठीक है। उसके बाद कौन सी होती है यूवी। उसके बाद कौन सी होती है एक्स रेज। उसके बाद कौन सी होती है गामा रेज। उसके बाद कौन सी होती है कॉस्मिक रेज। तो ये आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारी वेवलेंथ बढ़ रही है। तो यहाँ उन्होंने पूछा है कि रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी इतनी है। भाई अगर उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है ना रेडियो वेव की, तो फ्रिक्वेंसी इतनी थोड़ी होगी 10⁻⁻10। सीधा सा स्पष्ट है। अगर हमें नहीं भी पता और बस हमें ये पता है कि भाई रेड कलर जो होता है ना वो दूर से दिख जाता है। मैं भी टाइपिंग कर रहा हूँ रेड से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको अच्छे से दिख जाए। वाई? क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ट्रेन की आगे पटरी टूटी हुई है और आप होनहार विद्यार्थी हो, भाई ट्रेन आ गई, रोकोगे कैसे? रेड कलर की चुनरियाँ हिला दोगे। तो जैसे ही रेड कलर की चुनरियाँ हिलेगी तो इसका मतलब ड्राइवर को दूर से पता लगेगा कि भाई लाल कलर डेंजरस, रोक दो ट्रेन को। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो ऐसे ही आप याद करो, जैसे रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है ऐसी रेडियो की भी वेवलेंथ ज़्यादा है। फिर माइक्रो की, देन यूवी की, देन एक्स की, देन गामा की, देन कॉस्मिक की, ऐसे ही सीक्वेंस चलती है। ठीक है। तो उन्होंने पूछा रेडियो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इतनी होगी? नो नो नो, फ्रीक्वेंसी तो इसकी कम होगी, क्योंकि हमें पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, सी इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा अपॉन में न्यू होता है। मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एनर्जी इज emitted और एब्जॉर्ब बाय एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर। जी क्या ये कॉन्टिन्यूस मैनर में होता है? एनर्जी को एमिट करना और उसको एब्जॉर्ब करना, क्या ये कॉन्टिन्यूस मैनर में होता है? नो, फॉल्स। जरूरी थोड़ी है कि जितनी आपने एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल को दी है वो उतनी वापस कर दे और एकदम से कर दे। बहुत टाइम भी लगाते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं होता, इट इज विल बी डिसकॉन्टिन्यूस मैनर। सबके लिए अलग अलग है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेंगे। CO2, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सन की रेडिएशन आ गई अर्थ पे, अब अर्थ उसको वापस नहीं भेज रही, वापस भेज भी दी तो CO2 ने उसको ट्रैप कर लिया अपने पास। तो भाई साहब क्या ये कॉन्टिन्यूस मैनर हुआ? नो। फिफ्थ की क्या हो गई? फॉल्स स्टेटमेंट, गलत बात। ऐसी गलत बात नहीं करते कभी भी। ओके। द ब्लैक बॉडी emits the and absorb radiation of all frequency uniformly. Yes, this is the correct thing. भाई ये जो ब्लैक बॉडी होती है ना, ये सारी रेडिएशन को, चाहे कोई सा भी कलर हो, ब्लैक बॉडी सबको एब्जॉर्ब करके एमिट करती है। ये रूल है इसका। तो ब्लैक बॉडी emit and absorb radiation at all frequency uniformly. Yes, uniformly. Uniformly मतलब एक जैसी है, ब्लैक बॉडी में भेदभाव नहीं है। ट्रू स्टेटमेंट। The kinetic energy of photoelectron is directly proportional to the intensity of radiation. भाई ये देखो, पता है फोटोइलेक्ट्रिक लॉ, उसके चार लॉ थे। पहला लॉ क्या बोलता था? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड। सेकेंड लॉ क्या बोलता था? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। गलत बात, ऐसी बात नहीं करते, गंदी बात नहीं करते। फॉल्स स्टेटमेंट। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, नॉट इंटेंसिटी। ओके, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो चार लो अच्छे से याद कर लेंगे। क्या क्या लो हमें अच्छे से याद करने हैं? एक तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, एक हमारे पास क्या चीज, इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जो आप लाइट गिरा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। और फोर्थ लॉ था, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, इट इज़ द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। गिरेगी तुरंत निकलेगी, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। अभी गिरी है तो तुरंत निकल जाएगी। तो ये सब हमने क्लास में पढ़ रखा है। मूव ऑन टू द एट्थ क्वेश्चन। बाल्मर सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अपीयर्स इन विजिबल रीजन। याद करते हैं, चलो याद करते हैं इसको कि भाई तीन तरह का हमने आपको रीजन बताया है। कौन कौन सा बताया है? एक मैंने आपको बताया है विजिबल, ठीक है। और कौन सा होता है? इंफ्रारेड।
और कौन सा होता है यूवी। यही है ना सीक्वेंस। तो ये है लेमन, ये है बाल्मर और ये है पास्चन। बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। पास्चन आईआर शो करता है, बाल्मर विजिबल, लेमन कौन सा शो करता है यूवी शो करता है। तो यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो पास्चन इंफ्रारेड, बाल्मर विजिबल, लेमन हमारे पास यूवी, ये हमारी सीक्वेंस होती है, आपको याद करनी है। वैसे ये 5 होती है, लेमन होती है, बाल्मर होती है, पास्चन होता है। फोर्थ का नाम बताओ, ब्रैकलेट। 5 का नाम कमेंट में लिख के बताओ, मेरे को पता लगेगा किस किस ने लेक्चर को अटेंड किया है। 5वीं सीरीज का नाम कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन सीरीज हमारे क्या थे, हमसे क्वेश्चन पूछा था, बाल्मर सीरीज ऑफ लाइंस of hydrogen atom appear in visible region perfect। विजिबल में ही होती है, इंफ्रारेड होती है पास्चन, बाल्मर होती है विजिबल और लेमन होती है यूवी। सबसे पहले कौन सी है यूवी रेडिएशन, ठीक है जी। द स्टडी ऑफ मिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपिक। यस, इसी को तो बोलते हैं। ये जो लाइट गिरा रहे हो आप एटम पे, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, लाइट छोड़ रहे हैं, भाई दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तो 9th इज ट्रू, ठीक है। 10th is line emission spectra used in chemical analysis to identify unknown atom। yes, this is also perfect। ये लाइन स्पेक्ट्रा का काम इसीलिए बना है कि भाई जो कंपाउंड है ना अननोन, हमें नहीं पता, हम उस पर लाइट गिरा के चेक करेंगे उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, उसका बॉन्ड एंगल कितना है। तो ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी से चेक करते हैं, और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। तो दिस इज आल्सो ट्रू। तो 10th क्वेश्चन का भी आल्सो ट्रू। तो आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स बताने के लिए ना कितना कॉन्सेप्ट आपका तैयार चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं, इनको सॉल्व करना चाहिए। 11 देखते हैं जी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट क्वांटाइज्ड। सरेआम दिन में सरेआम गलत बोल दी, बोहर ने चीख चीख के बोला है एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन में 2 पाई। चीख चीख के बोला है उसने, बोहर ने, कि एंगुलर मोमेंटम को भाई हम निकाल सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, मतलब वो क्वांटाइज्ड है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं भाई साहब नॉट क्वांटाइज्ड, कहानी गलत हो गई, फॉल्स हो गया। इन हाइड्रोजन एटम डी ब्रोगली वेवलेंथ 4 इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट, ये न्यूमेरिकल है। सेकेंड बोहर ऑर्बिट की हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। कैसे निकालें सर, देख लो। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, h/mv, और मेरे को निकालनी है सेकेंड बोहर ऑर्बिट की। तो सबसे पहले मैं mv की वैल्यू निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा, बोहर और डी ब्रोगली दोनों का कॉम्बिनेशन है ये वाला फॉर्मूला, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन में 2। ये फॉर्मूला दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो mvr कितना आ जाएगा यहाँ से, nh अपॉन में 2 पाई r, ठीक है। तो ये mv की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, सिंपल थिंग। अच्छा आर कैसे निकालूं सर, भाई रेडियस निकालने का फॉर्मूला बोलो फटाफट से। 0.529 मैं नहीं लिख रहा हूँ, एंगस्ट्रॉम। ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है जेड स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या आता है एन। यही था ना फॉर्मूला रेडियस का, अब ऊपर जेड स्क्वायर अपॉन में एन। तो यहाँ से हम एक बात हमें पता लगी है, यहाँ से एक बात हमें पता लगी, पते की बात पता लगी कि ये जो रेडियस है ना mvr को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 पाई r ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई r h अपॉन में mv की जगह nh आ गया, यही आ जाएगा, ठीक है। अब ये h से h कट जाएगा, अब ये n की जगह 2 लिखना है क्योंकि उसने बोहर बोला है ना हमारा को, सेकेंड बोहर बोला है ना, तो 2 लिखना है n की जगह। बस ये r की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, r की वैल्यू यहाँ से निकालोगे। कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है, 1 आ जाएगा यहाँ पे। कौन से की निकालनी है, 2 की निकालनी है, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 को इससे डिवाइड करें तो 0.22 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द रेडियस। ये r की जगह पुट करेंगे तो लैम्डा आपका निकल जाएगा। इतना नहीं आएगा तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, कुछ और ही आएगा, इतना तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीकों को फॉलो करके हम यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। कोई ऑर्बिटल होती है उसके लिए 3 क्वांटम नंबर होते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 4s, ठीक है।
तो इसके लिए n कितना होता है 4 होता है ना। l कितना होता है 0 होता है, m कितना होता है 0 होता है। बस हम इतना ही निकालते हैं इसके लिए इतना ही निकालते हैं, क्योंकि ये पूरी ऑर्बिटल है, पूरी ऑर्बिटल है। और किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक चौथा भी जुड़ जाता है, वो क्या होता है s +1/2 -1/2। ये इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्थ भी जुड़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 चाहिए, अदरवाइज ऑर्बिटल के लिए हम 3 में से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारी बात बोली है, ट्रू ट्रू वाली बात बोली है इसने, बिल्कुल सही वाली बात बोली है। सो द आंसर इज 13 का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ट्रू। 13 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कर दो कमाल अब यहाँ पे। डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स लेस देन इक्वल टू एच अपॉन में 4πm। बेइज्जती कर रहे हो क्या भाई, बेइज्जती है तो सरेआम। क्या बोला था हाइजेनबर्ग सॉरी, अभी भी आइसक्रीम खाई है ठीक आ गई। क्या बोला था हाइजेनबर्ग ने, हाइजेनबर्ग ने बोला था किसी भी चीज का मोमेंटम, किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, दोनों को हम ग्रेटर देन इक्वल टू NH बोन में 4π, ये बोला था ना। ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, ध्यान से देखो। उसने बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फॉल्स स्टेटमेंट, गलत है। फॉर्मूले से पता लग रहा है दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए जी, मूव ऑन टू द 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या है आप पढ़ लीजिए, इतना इतना हम इनको थोड़ा सा नेस्त नाबूद करें, क्योंकि हमने इस क्वेश्चनों को आंसर देना है। तो नेस्त नाबूद करने के लिए 15 क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे फटाफट से आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर की। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन एटम। भाई एनर्जी 2s की कम है के, चलो चेक करते हैं। 2s 2p एनर्जी कैसे निकालते हैं, n+l रूल से, यही है n+l रूल। अब वो 2s है हमारे पास, तो n कितना होगा 2 होगा, l कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अब 2p है, तो 2p का कितना होता है n 2 होगा, l के लिए 1 होगा, तो ये 3 है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, लेस ही लिखा है, तो बिल्कुल 100% ट्रू इज द आंसर, इज ट्रू। लेस ही लिखा है उन्होंने भाई। बी 2 पॉजिटिव एन पॉजिटिव आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, कहाँ से हो गए, सुबह सुबह फॉल्स बात कर रहे हो, ठीक है। लार्जर द वैल्यू ऑफ n, लार्जर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर। देखो जरा, बताना, रेडियस का फॉर्मूला भी लिखा था, r इज इक्वल टू 0.529। भाई n स्क्वायर अपॉन जेड तो नहीं होता कि जेड स्क्वायर अपॉन n होता है, तो रेडियस का तो यही होता है, n स्क्वायर होता है अपॉन में जेड होता है। तो ठीक है जी, हमसे पूछा था लार्जर वैल्यू ऑफ n, अगर हम n बढ़ा दें तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज सत्य वचन। कौन सा वचन है, सत्य वचन है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज 4l+2। ये क्या इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है, वेयर एल इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। देख लेते हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, और एस के लिए एल कितना होता है, 0 होता है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, एल की जगह 0 पुट करो तो 2 ही आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है यार ये तो। पी कितने आते हैं, 6 आते हैं, पी के लिए एल कितना होता है, 1 होता है। इस फॉर्मूले में पुट करो एल की जगह 1, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। बड़े बाप रे, बात तो बिल्कुल सत्य है। डी के लिए कितने आते हैं, 10 आते हैं। एल कितना होता है डी के लिए भाई, 2 होता है। इसमें पुट करो एल की जगह 2, और ये 8+2, बात बिल्कुल पते की है। ऑफ कोर्स दिस इज सत्य वचन, ट्रू आंसर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बिल्कुल सही कह रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ही तो बताता है, -1 0 +1 px py pz सबकी है ना, वो सही है। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। गलत बात, 2 इलेक्ट्रॉन को तो हम ऐसे लिखते हैं, +1/2 -1/2 ऐसे लिखते हैं, तो मैग्नेटिक थोड़ी होता है, ये तो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है। सो द रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स।
4 क्वांटम नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। अच्छा जी, पोटेशियम के लिए ये होता है ना, तो n कितना होगा इसका 4, ठीक है, ये इसके लास्ट में s होगा, 4s1 होगा ना, तो n कितना होगा s कितना होगा, l कितना होगा 0 होगा। भाई अगर l 0 है तो m भी 0 होना चाहिए ना, यहाँ पर m1 दिया है, फॉल्स स्टेटमेंट ये भी, ये देखो यहाँ पे गलत बात, फॉल्स। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 22 की ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम इज 4s2 3d। भाई चीख चीख के हमने पढ़ लिया है, 3d5 होता है, 4s1 होता है, क्रोमियम में एक्सेप्शनल है, जंप लग जाती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल इज लेस देन द 4s ऑर्बिटल, ठीक है। 3p ऑर्बिटल की एनर्जी देखते हैं, 3s के लिए, p के लिए कितना होता है, l कितना होता है 1 होता है, तो दिस इज द 4, इसका n प्लस एल 4 आ रहा है, 4s का n प्लस एल निकालते हैं, n कितना पुट करेंगे 4, l s के लिए l कितना होता है 0, इसका भी 4 आ रहा है, बट 4 आ रहा है तो हम ज़्यादा तो 4s को लेंगे ना, नंबर देखेंगे फिर, तो भाई 3p की कमी होगी, 4s की ज़्यादा ही होगी, बात सच है, ट्रू आंसर। स्मॉलर द साइज ऑफ ऑर्बिट, लोअर इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। अरे एनर्जी का फॉर्मूला माइनस में 13.6, ठीक है, n स्क्वेयर अपॉन में z स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है जी, यही होता है। तो स्मॉलर द साइज ऑफ ऑर्बिट, जेड स्क्वायर ऊपर होता है, एन स्क्वायर नीचे होता है, ठीक है, जेड स्क्वायर ऊपर होता है, एन स्क्वायर नीचे होता है। स्मॉलर द साइज ऑफ ऑर्बिट, लोअर इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। अगर साइज छोटा है इसका मतलब एन कम है, ठीक है, और एनर्जी क्या हो जाएगी फिर ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको पता है फॉर्मूले में कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी, तो जेड स्क्वायर नीचे होता है, एन स्क्वायर ऊपर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो द साइज ऑफ ऑर्बिट लोअर, अगर एन छोटा है तो भाई एनर्जी भी तो छोटी होएगी, बात सही है, ट्रू आंसर। अगर एन छोटा है तो एनर्जी भी तो छोटी होएगी, बिल्कुल सही जवाब, ट्रू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल एटम हैव मोस्टली एम्प्टी स्पेस, यही है रदरफोर्ड की, यही 3 ही तो कंडीशन थी भाई, एटम खाली है तभी मोस्ट ऑफ अल्फा रे निकल गई, एटम के बीच में छोटा सा न्यूक्लियस पड़ा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ से आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों रिपेल कर जाएंगे अल्फा वाली, बिल्कुल सही है, तभी वो रिपेल कर गई थी 2, ठीक है ना, तो एम्प्टी स्पेस होती है, बात सही बोली है, ट्रू 25 की। 26 एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज सेम सबशेल, डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन द एटॉमिक नंबर, तो अगर हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज तो करेगी, इस फॉर्मूले से देखो जेड बढ़ेगा और एनर्जी कम होगी, बात सही है, ट्रू आंसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज n स्क्वायर, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर करके निकालते हैं कि 2n स्क्वायर करके निकालते हैं, n स्क्वायर करके तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है n इज इक्वल टू 2, तो इसमें कितनी ऑर्बिटल बनेंगी, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2, तो कितनी ऑर्बिटल बनेगी, तो 2 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4 ऑर्बिटल बन जाएगी, तो ये तो ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 2n स्क्वायर से, तो n स्क्वायर से निकलती हैं ऑर्बिटल, तो उन्होंने पूछा इलेक्ट्रॉन और नीचे लिखा है n स्क्वायर, गलत बात है, अगर आपको शो नहीं हो रहा तो नीचे n स्क्वायर लिखा है जो कि गलत है, 2n स्क्वायर आना चाहिए था। अपने अलग क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, होप आप सब ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे जो कि आपको हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लेसन की जो कमांड है ना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से ही बनती है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं असर्शन रीजनिंग के। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास क्या लिखा है, अगर हम ध्यान से पढ़े तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी कहाँ से दी, वो तो भाई साहब बोले थे कि न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, घूमते घूमते थक जाएंगे और गिर जाएंगे, स्टेबल थोड़ी होगा वो। According to electromagnetic theory of Maxwell, moving electron in an orbit will emit radiation, बिल्कुल सही है, वो घूमते घूमते छोड़ेगा रेडिएशन, थकता रहेगा, एंड ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक होती रहेगी, गिर जाएगा न्यूक्लियस में, तो ये भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर इज ए। तो बेसिकली 4 आंसर होते हैं ना हमारे पास, असर्शन को करेक्ट कर रहा है रीजन तो ए बोलेंगे, असर्शन रीजन दोनों ठीक हैं बट करेक्ट नहीं कर रहा तो बी बोलेंगे,
सी बोलेंगे जब असर्शन सही है, आर गलत है। डी बोलेंगे जब आर सही है, असर्शन गलत है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड असर्शन देखते हैं। एल जीरो है, ओनली परमिटेड वैल्यू ऑफ एम एल इज जीरो। अगर एल जीरो है तो भाई एम एल भी जीरो होगा। सही कह रहा है ये, बात सही है, ट्रू है ये। रीजन देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ एम इज -1 to 0 to +1। हाँ होती तो है, बट ये सही तो कह रहा है, बट ये दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके ऊपर वाले की। उसने एम की वैल्यू बता दी बस, तो आंसर इज 2, मतलब बी, है ना। दोनों ठीक है, बट असर्शन को एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है रीजन। एल जीरो है, एम जीरो ही होता है, तो इसको एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है। वो कह रहा है एम वन के लिए -1 0 +1। ठीक है, दोनों ठीक है, but not explain the assertion. So answer is B. The third electron of lithium is not allowed to be filled in 1s orbital. 1s2 complete हो गया, उसके बाद 2s1 में जाएगा ना, वो 1s में थोड़ी जाएगा, क्योंकि s में दो ही आते हैं। किसने बोला था एक s में, एक ऑर्बिटल में दो आते हैं? भाई पोली ने बोला था। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है। देखो ये रीजन है इसका पूरा, तो आंसर इज ए फॉर एप्पल, ए फॉर 1। मतलब assertion भी सही है, रीजनिंग भी सही है। फोर्थ क्वेश्चन, ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 4:6। देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी दे दिया इन्होंने, पुट करके देखते हैं। 4D के लिए पूछा है, डी के लिए एल बताओ फटाफट। डी के लिए मुझे एजीमुथल क्वांटम नंबर बताओ। 2 होता है, तो भाई ये यहाँ पर फॉर्मूला है एल एल, ये भी एल है, ये भी एल है, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है एल एल प्लस 1। कितना आएगा? मान लो D2 पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 2 4D है ना, डी के लिए एल कितना होता है? 4D इलेक्ट्रॉन, डी के लिए एल कितना होता है? 2 होता है, तो यहाँ 2 पुट करें, तो 2 + 1 3, 3 × 2 √6 आ जाएगा, H/2π। देखो यहाँ √6 आ गया। अब ये देखते हैं NH, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम ऐसे निकालते हैं। 4D है ना, 4D है तो n की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? 4। अब इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो H/2π से H/2π कैंसिल, तो 4:√6 आंसर आ गया। कमाल कर दिया, दोनों का एक्सेप्ट आंसर। आंसर इज ए फॉर अम्बाला, ए फॉर अहमदाबाद, तो आंसर इज ए। ठीक है जी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई इज अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेट बताता है, एंड साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बताती है, तो ठीक है दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन थोड़ी हो गई, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। अपने अकॉर्डिंग दोनों डेफिनेशन सेम है, ये तो डेफिनेशन ही है, तो आंसर इज बी। दोनों ठीक है, बट नॉट परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रीजनिंग इज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन, तो आंसर इज बी। सिक्स क्वेश्चन, YZ प्लेन एंड XY प्लेन आर द नोडल प्लेन ऑफ XZ। अच्छा इसको आप समझो, ये नोडल प्लेन क्या होता है, इसको आप नेक्स्ट स्लाइड में समझो। वैसे तो मैं क्लास में समझा चुका हूँ, बट अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो समझ ही लेते हैं। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन का मतलब है ऐसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। भाई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना चाहिए, दिख भी ना जाइए, बोलते हैं ना दोस्त को, यहाँ ना दिख जाइए, दोस्तों की जिससे लड़ाई होगी अपनी, उसको हम बोलते हैं भाई इस एरिया में ना दिख जाइए। तो नोडल प्लेन भी यही है, ये एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकते। तो जैसे मान लो मैं DXY निकालता हूँ, अब DXY की शेप बनाता हूँ मैं, एक्स वाई कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, बट अगर मैं इसको ऐसे एक प्लेन बना लूँ, ये डैश डाल के, ये इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, ये कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन है। ऐसे ही XZ प्लेन बना सकता हूँ मैं, तो ये दो प्लेन ऐसे होंगे। XY की बात कर रहे हैं ना, तो XY में तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बट इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो इसके नोडल प्लेन ये दोनों होंगे। ठीक है, XY है तो XY में मिल जाएगा, बाकी में नहीं मिलेगा। मान लो DYZ है, तो YZ में मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, बट XY में नहीं मिलेगा। और किस में नहीं मिलेगा? XZ में नहीं मिलेगा, इन दोनों में नहीं निकलेगा। तो ये दोनों इसके लिए क्या हो गए? नोडल प्लेन हो गए। समझ रहे हैं बबुआ बात को? जिस बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं।
अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए ना फिर कुछ नहीं है, +2 बोर्ड्स और ये नीट और ये सब कॉन्सेप्ट बिल्ड होने मस्ट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यही था अपने पास, वाई जेड और एक्स वाई, एक्स जेड के लिए सही है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रू होते हैं। एक्स जेड के लिए वाई जेड होंगे और एक्स वाई होंगे। देर आर नो नोडल प्लेन, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए डी जी जेड स्क्वेयर क्या होता है, ये रहा डी जेड स्क्वेयर। डी जेड स्क्वेयर की मैं शेप बनाता हूँ, इसको मैं जेड मान लेता हूँ, ऐसे शेप बनती है एक्स, ये ऐसे। तो इसमें कोई बन नहीं सकता। अब एक्स वाई लोगे आप तो वहां पर तो ये जो सर्कल बन गया ना, ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ नोडल प्लेन नहीं होता कोई ना कोई, यहाँ नोडल प्लेन नहीं है, यहाँ कोनैनिकल प्लेन होते हैं, ये अलग ही चीज है, कोनैनिकल प्लेन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये सफियर है ना, सब जगह प्रेजेंट होगा, एक्स वाई में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वाई जेड में भी होंगे, जेड एक्स में भी होंगे, तो यहाँ तो कोई नोडल प्लेन नहीं होगा डी जेड स्क्वायर में। बट यहाँ पर एक अलग से प्लेन होंगे, नोडल प्लेन तो नहीं होंगे, अलग से प्लेन होंगे, इसको बोलते हैं कोनैनिकल प्लेन। कौन से प्लेन? कोनैनिकल प्लेन। इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, बढ़ते रहो चढ़ते रहो, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया भाई, ए भी सही है, आर भी सही है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो बी आंसर आ गया। बहुत बढ़िया भाई, कमाल कर दिया। आप देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल। तो एनसीईआरटी पता क्या है? वरदान है। एनसीईआरटी की बुक वरदान की बुक है, जिसमें लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेना। कोई एग्जाम में 80% 90% सिलेबस एनसीईआरटी का ही नीट में आ रहा है, 70 से 80% एनसीईआरटी जेई मेंस में आ रही है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है सारे। जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली फिर क्वेश्चन लगाओ, देखो लग रहे हैं कि नहीं। 7th क्वेश्चन, सर्कमफेरेंस ऑफ 2 पाई आर ऑफ शेल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही कह रहा है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सही कह रहा है, बट क्यों इंटीग्रल, दोनों बातें सही हैं, बट नॉट एक्सप्लेनेशन, बी आंसर आ गया। दोनों बातें सही हैं, हमने बोहर मॉडल में पढ़ा था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बॉन में 2 पाई, ये बोहर मॉडल है। और इससे हम इसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ से भी निकालते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बोलते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ठीक है। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो यहाँ से एम वी ऊपर चला गया, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई, है ना। देखो आ गया ना इक्वेशन वही वाली सेम। तो डी ब्रोगली से ही बोहर निकला है। तो ये बातें दोनों सही हैं, बट दोनों की दोनों क्या हैं, नॉट, बी आंसर इज, बी इज परफेक्ट आंसर, ठीक है। प्रूव नहीं कर रहा उसको। सो इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया, प्रूफ नहीं कर रहा। 8th क्वेश्चन, while filling electrons in a subshell there are first singly occupied with parallel sign, yes, Hund's rule। ये जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पहले कल्ले कल्ले भरे जाएंगे, ये लंगर बट रहा है, तो भाई पहले कैसे बट रहा है, खीर की ड्यूटी तुम्हारी है, सबसे पहले आप सारी खीर एक ही कोई दे दोगे क्या, पॉलिथीन में भी डाल दी, बाल्टी में भी डाल दी, सारी एक ही कोई दे दी क्या, नहीं ना। तो आप कहोगे भाई एक करछी ले, अगला एक करछी लेगा, एक करछी अगला लेगा, एक करछी, ऐसे चलेगा ना। तो filling electron in subshell there is first singly occupied with parallel sign, perfect, this arrangement perfect। क्यों करते हैं ऐसा, सुनो क्यों करते हैं ऐसा, क्यों करते हैं कि एक एक ही देना है, हुंस रूल ने क्यों बोला है एक एक ही देना है, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि रिपल्शन नहीं होएगी, अगर पहले कोई दो दे दिया आप उसमें भिड़ लेंगे, पहले वाली को बांट दिया खीर, दूसरे वाली आंटी फैल गई वहां पे ना, कि मेरे को नहीं दी, भिड़ जाएंगे दोनों, फालतू में पंगा हो जाएगा। भाई पहले एक एक दो, उसके बाद दूसरा दो, दूसरा जब दोगे तो इससे एक एक देने से क्या होगा, आपकी जो रिपल्शन है वो क्या होगी, कम होगी। बहुत सही बात है, देखो बहुत सही बात है। आज आपको पता लगा है हुंस रूल ने ऐसे क्यों बोला था कि सबको हाफ हाफ एक एक इलेक्ट्रॉन देना है पहले। 9th क्वेश्चन, द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द विजिबल रीजन बाल्मर, अभी तो पढ़ कर आए हैं भाई हम, क्या पढ़ कर आए हैं। एक होती है हमारे पास इंफ्रारेड, एक होती है हमारे पास विजिबल, एक होती है हमारे पास यूवी, यही है ना। तो इंफ्रारेड पास्चन के लिए, विजिबल बाल्मर के लिए, यूवी लेमन के लिए। तो यही तो कह रहा है वो कि द स्पेक्ट्रल ऑफ बाल्मर इज
विजिबल, परफेक्ट। द विजिबल लाइन ऑफ द हेडरोजन स्पेक्ट्रम, परफेक्ट, ये लाइन होती है इनकी। तो ठीक बात है, दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। 10th, the s orbital electron spends more time close to the nucleus in comparison, ठीक है, एस न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अगर आपको नीचे दिख नहीं रहा मैं आपको बता देता हूँ, एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, अच्छा स्फेरिकल शेप है इसलिए पास होती है, ऐसी बात नहीं है, तो बी आंसर है। ये कोई फंडा नहीं है कि भाई अगर स्फेरिकल शेप है तो वो न्यूक्लियस के पास है, ये कोई फंडा नहीं है, तो बी आंसर है दोनों सही। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले 3p भरा फिर 4s भरा, 3d क्यों नहीं भरा भाई? 3p के बाद 3d क्यों नहीं भरा? सीधे सही देखो लिखा हुआ है, इतना अच्छी लाइन में लिखा हुआ है, 4s की जो एनर्जी है वो 3d की एनर्जी से कम है। इसका मतलब पहले 4s की कैसे लगाओगे? एनर्जी निकालते हैं n+l रूल से, तो 4s की तो 4 ही आएगी, 3d की 5 आएगी, n 3, l की जगह 2, d है ना यहाँ पे 5 हो जाएगी, तो 4s की तो कम ही है, तो पहले 4s भरेंगे। परफेक्ट, सत्य वचन है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आंसर इज ए, अहमदाबाद, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे, नॉट एज ऐसे, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम इज द वन विच हैज थ्रू ग्रेटेस्ट मल्टीप्लिसिटी। हुंज रूल यार, हुंज रूल ही तो है, ऐसे ऐसे देने हैं, सही है भाई, दोनों सही कह रहे हैं, हुंज रूल ही तो है ये, तो ट्रू आंसर, सॉरी ए आंसर, ट्रू मैं कह रहा हूँ ए, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन भी बढ़ गए हैं हम, 13 क्वेश्चन थोड़ा यहाँ कटा है, इसको मैं लास्ट में कराता हूँ। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, पढ़ लेना घर पे, हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। द रेडिएशन एमिटेड बाय हॉट बॉडीज, भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है, जो हॉट बॉडीज रेडिएशन एमिट करती हैं उनको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। द नंबर है यहाँ पे, नंबर, द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इज, इतना एनर्जी दे रखी है। देखिए फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, यही होती है ना। अब हमने बोला नंबर निकालने तो यहाँ एन भी लगा लो, एन मतलब नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो एनर्जी कितनी दे रखी है? 1 जूल, एनर्जी की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 जूल, इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। एनर्जी हमें कितनी दे रखी है? एनर्जी हमें दे रखी है 1 जूल, और वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है? 5000 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी में दे रखी थी 1 जूल, वेवलेंथ हमें दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम। हमने क्या निकालने हैं? एनर्जी एन एच न्यू, प्रोटॉन के लिए बात है ना, न्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा? एच सी अपॉन लैम्डा। निकालना क्या है मुझे? नंबर, तो ई इंटू में लैम्डा अपॉन में एच सी इज इक्वल टू नंबर, ठीक। अब ई क्या है मेरे पास? ई है मेरे पास 1 जूल, 1, लैम्डा क्या है? 5000, एंगस्ट्रॉम है 10 की पावर -10, वॉन में। नीचे क्या है मेरे पास? एच 6.6 10 रेज टू पावर 34, और नीचे क्या है मेरे पास? सी 3 इंटू में 10 रेज टू पावर 8। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारी क्या आ जाएगी? एन आ जाएगी। नंबर ऑफ फोटोन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या आंसर है, सॉल्व करके बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? थर्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ई नॉट, रेडिएशन ऑफ एनर्जी इज ई, सो व्हाट इज द आंसर? तो ये आइंस्टाइन इक्वेशन आ गई, पर देख लेते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन ने क्या बोला था। आइंस्टाइन इक्वेशन ने बोला था ये मेटल है, यहाँ से इसके ऊपर लाइट गिर रही है, जो लाइट गिर रही है उसमें फोटोन है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। तो जो फोटोन की एनर्जी गिर रही है तो 50% एनर्जी का काम है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, मतलब वर्क फंक्शन के इक्वल है, और जो 50% है उसका काम है काइनेटिक एनर्जी देना, मतलब हाफ एम वी स्क्वेयर की। तो एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। अच्छा 5 क्या होता है हमारे पास? वर्क फंक्शन होता है, तो मैं 5 को लिख सकता हूँ एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वेयर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो कितना आ जाएगा? न्यू माइनस में न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फोटो आइंस्टाइन इक्वेशन। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ये, थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखी है
रेडिएशन दे रखी है, तो सीधी सी बात है हमें वहाँ पर एनर्जी बनानी है। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाली ना, अब यहाँ पे हमने एनर्जी बनानी है और थ्रेशोल्ड एनर्जी बनानी है। तो ये देखो, ये देखो और ये देखो, एक है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एच न्यू को ई लिख दूंगा, एच न्यू नॉट को ई नॉट लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालना क्या क्वेश्चन में, वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, बस निकल गया, ये हमने एनर्जी लिख दी ना। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ, माइनस का साइन इधर, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ देख लो, तो ई माइनस में ई नॉट हाफ एम वी स्क्वेयर, टू ऊपर चला गया, ई माइनस में ई नॉट, एम नीचे आ गया। ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, हटेगी तो सारे पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर। सो द आंसर इज बी, 1/2 लगा है, मास लगा है, तो आंसर इज बी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द रेडिएशन एमिटेड बाय, ये तो हो गया। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे आज के लेक्चर में। तो आप देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आपने इतने क्वेश्चन ट्राई किए हैं, कल एक वीडियो और बनाऊंगा, जैसे फर्स्ट लेसन की मैंने 2 वीडियो बना दी, ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम 2 वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। कल मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।